आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुना होगा, विक्रम साराभाई जी का नाम सुना होगा। हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे होमी जहांगीर बाबा जी। वैसे ही हमारे साथ आज हमारे डीएस टॉक्स में हैं डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा जी। आज हम लोग उनके साथ बैठेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे कि हम लोग सभी के साथ पूछते हैं, तो एक हम जर्नी जानना चाहते हैं डॉक्टर योगेश्वर जी की कि वो इस जर्नी पे जहाँ आज वो है स्टैंड कर रहे हैं, जिस वजह से उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, वो जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे हुई? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पे आके आपसे बात कर रहा हूँ। तो अपनी जर्नी के बारे में यही बोलूँगा कि जर्नी की शुरुआत जो है, वो एक सपने से हुई। एक जो मन में था कुछ बनने का, उससे हुई। ऑफ कोर्स जब आप देखेंगे कि कहाँ से मैं चला तो मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, आजमगढ़ में, पैकौली एक गाँव है, शाहगढ़ बाज़ार के पास, वहाँ से आता हूँ। तो पिताजी मेरे किसान हैं और मैंने जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो गांव में ही अम्बेडकर विद्यालय वहाँ से पढ़ा। और जैसे आपने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या और भी जो हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, चाहे कल्पना चावला जी रही हैं या सर सीवी रमन रहे हैं, उनको मैंने अपना आदर्श माना। और खासकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो का जीवन है, जब उनके बारे में पढ़ा तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि नहीं, जब वो इतना संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। तो वहाँ से फिर हाई स्कूल अपना सठिया इंटरमीडिएट कॉलेज से किया हूँ। और शुरू से मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था और एक चीज़ों को जानना समझना, घर पे जो भी चीज़ पड़ा रहता था उसको खोलना बनाना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती थी। और रात में कभी आसमान में तारे दिखते थे तो लगता था कि उनको छूना भी है। तो ये सारी चीज़ें थी ऑलरेडी, दिमाग में चीज़ें ऐसी चलती थी कि लगता था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना। सो और फिर पिताजी ने मुझे दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा। तो जब वहाँ मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि आपके लिए वहाँ पे ऐसा था कि एक से एक टैलेंटेड बच्चे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो अपने जिले में चाहे स्कूल में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब दिल्ली गया तो वहाँ पे लगा कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। आईआईटी जेईई के बारे में पता चला, उस समय एआईट्रिपल ई था, उसके बारे में पता चला। दिल्ली यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, जेएनयू, ये सारी चीज़ें थी। तो फिर वहाँ पे मैंने अपना जो है तैयारी करना शुरू किया, प्लस टू भी वहीं से किया। आपने जैसे बताया कि आप एक आजमगढ़ के गांव से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी जर्नी इतनी स्मूथली बताई है, बट एक हर सक्सेसफुल आदमी की जर्नी स्मूथ होती नहीं है। तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स ज़रूर आए होंगे कि कैसे एक गाँव से बच्चा सोच भी नहीं पाता कि हमें करना क्या है। फिर भी आपने सोचा, आप दिल्ली गए, दिल्ली से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आप नासा गए, वहाँ भी आपने काम किया। तो आपकी क्या-क्या लाइफ में कुछ हर्डल्स शुरुआती दौर में आए होंगे जिसको आपने ओवरकम किया होगा? मेरे लाइफ में शुरुआत में तो बहुत सारे हर्डल्स थे, बट यही कहूँगा कि होता है ना कि आपके अंदर एक हौसला हो, हिम्मत हो, जुनून हो कुछ करने का, तो हर्डल्स आप पार कर सकते हो। उन हर्डल्स में 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे फाइनेंशियली साउंडेड परिवार से नहीं था। तो मेरे साथ ये भी था कि मैं जब ट्यूशन पढ़ने जाता था तो मुझे फ़ीस देने में दिक्कत होती थी, तो मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है, मैं घर से दूध लेके जाता था और फिर वो बाज़ार में देता था और उससे जो पैसे मिलते थे, उससे ट्यूशन फ़ीस मेरी हो जाती थी। और जो भी मेरी पढ़ाई हुई है सारे गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। तो हाँ, बस ये कहूँगा कि मेरी जो शुरुआत की जो पढ़ाई है, आई थिंक तीसरी से लेके छठी तक, वो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में सागर से पढ़ा है। वो भी इट वाज़ नॉट वेरी रेनाउंड स्कूल, आई वुड से। तो ये सारी हर्डल्स थी, बट मैंने ये जैसे कहा कि मुझे मेरे अंदर वो जुनून था कि नहीं, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। वो कहीं न कहीं मुझे कभी रोका नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी तरह बहुत लोगों की सिचुएशन है, राइट? आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू गिव अप और यू टेक इट ऑन। यू से कि नहीं यार, ठीक है, मेरी आज सिचुएशन बहुत खराब है, बट
और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं ना। भगवान ने मुझे एक गिफ्टेड माइंड दिया है, एक अच्छी चीज़ दी है। भगवान ने मुझे सपोर्टिव फैमिली दिया है, मेरे पेरेंट्स मुझे समझ रहे हैं, मुझे बैकअप कर रहे हैं कि नहीं बेटा तुम ये कर सकते हो। तो कहीं भी ऐसा नहीं था, गाँव का ऐसा माहौल था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई-लिखाई नहीं करना चाहते थे, जो कंचे खेलते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। मैं भी क्रिकेट खेलता था और अ, मतलब और भी सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करता था मैं। लेकिन ये था कि पढ़ाई एक बड़ा लक्ष्य था। मुझे पता था कि कलम की ताकत जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है और पढ़ाई-लिखाई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए आगे चल के एक ऐसा रास्ता खोलती है जो शायद आप और किसी फ़ील्ड में उतना प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई-लिखाई। आपने ये बात बिल्कुल सही कहा। मेजॉरिटी पीपल तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से कभी एफर्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन आपकी ये बात से ये सुनने के बाद काफ़ी लोग इससे इम्प्रेस होंगे और इसको कोशिश करेंगे। ये नासा वाली जर्नी कैसे हुई आपकी? जी, तो ऐसा हुआ कि मैं नासा की जर्नी जो है वो पीएचडी के बाद शुरू हुई और मैंने अपनी जो पीएचडी की है वो स्वीडन से की है। वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आता है, जिसका नाम लुंड है। स्वीडन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने पीएचडी किया। और मेरा जो टॉपिक था बेसिकली वो लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और जैसे आप देखेंगे रॉकेट जब हम लॉन्च करते हैं तो बहुत सारी आग निकलती है, या जब हम कार चलाते हैं, ठीक है? तो उसमें जो धुआँ निकलता है या उसके अंदर जो इंजन के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं और उसको विजुअलाइज़ अगर आप कर लेंगे, तो आप इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो मेरा जो टॉपिक था पीएचडी की लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है और उसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं इंजन के अंदर, उसको स्टडी करना है, उसको रियल टाइम में देखना है, उसको कैमरे पे कैप्चर करना है। और तो ये मेरा पीएचडी रिसर्च जो था वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड था जो नासा में रिसर्च होता है, ठीक है? तो जब मैं अपना पीएचडी करके निकला तो मुझे पहले तो जर्मनी में साइंटिस्ट का ऑफ़र मिला और वहाँ पे मैंने जॉइन किया 1 साल और फिर वहाँ से मैंने नासा में अप्लाई किया और फिर वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में। रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है पीएचडी के लिए और फिर मेरा हुआ। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसी समय मुझे डेनमार्क में भी एक बहुत ही वेल पेड जॉब मिली थी। तो शुरू से मैंने कहा कि मेरी साइंटिफिक जो एक होती है ना ललक होती है कि आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है, वो चीज़ थी। तो मैंने डेनमार्क में जो जॉब मिली थी 8 लाख पर मंथ की, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो चाहता था रिसर्च करना, मुझे सब नासा में जाना मेरा एक सपना था। तो वहाँ पे जाऊँगा और फिर मैंने नवंबर 2019 में वहाँ जॉइन किया। और पहले दिन जब मैं गया तो वो एक होता है ना गूज़बम्प्स आते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि क्या सच में मैं वहाँ पहुँच गया हूँ? ये सपना तो नहीं है ना मेरे लिए। और देन ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जब वो सामने से लिखा हुआ जेट प्रोपल्शन लैब, नासा जेट प्रोपल्शन लैब, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। देन एक्चुअली जब मैं वहाँ पे खड़ा था तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देन एवरीथिंग लाइक जो मेरी जर्नी थी, मेरे एक रील की तरह चली। यार मैं पैकोली गाँव का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया। कुडन्ट इवन बिलीव दैट ड्रीम व्हिच आई सॉ। और फिर शायद मतलब मैंने फिर ये सोचा कि ठीक है, ये तो मुझे यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, अभी कहानी बाकी है। अभी तो मैं गेट के बाहर खड़ा हुआ हूँ, अंदर जाऊँगा तो 2 चीज़ें मेरे मन में चल रही। पहली चीज़ ये क्यूरियोसिटी थी कि अंदर कैसा होगा? दूसरी चीज़ ये थी कि यार मैं अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? तो दोनों चीज़ें थी। एक सेल्फ डाउट था अपने ऊपर कि यार ठीक है, इतनी बड़ी जगह में आ गया हूँ, तो पता नहीं कैसा होगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे, पता नहीं मैं कितने दिन यहाँ पे रह पाऊँगा। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं क्यूरियस था कि चलो यार सीखेंगे कुछ, इतनी बड़ी जगह आए हैं, इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। तो वो चीज़ जो ड्राइविंग फ़ोर्स हमेशा मेरे लाइफ़ में रही है, सीखने की रही है। आई हैव बीन वेरी ओपन माइंडेड फॉर एवरीथिंग। जो मेरे लाइफ़ में आया है, खासकर रिसर्च में चाहे एजुकेशन में, आई ऑलवेज़ हैड दैट परसेप्शन कि नहीं मुझे सीखना है।
और आज भी हम लोग पॉडकास्ट पे कुछ बात कर रहे हैं तो मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप जब ओपन माइंडेड होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, अपने किसी भी होता है, आप ब्लैंकेट हटा दें कि नहीं मुझे ओपन माइंडेड होकर डिस्कस करना है, सीखना है, ठीक है, तब आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। तो वही चीज़ थी जो नासा में जाने के पहले गेट के बाहर था, और जब मैं गया तो देन इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी, डिफरेंट एक्सपीरियंस। और तब मुझे मतलब मैंने भगवान को बहुत ज़्यादा याद किया, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद किया, अपने टीचर्स को बहुत याद किया। आई एम रियली थैंकफुल कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और डेफिनेटली मैंने अपनी फैमिली को भी बहुत याद किया कि दे हैव बीन सपोर्टिंग फॉर सो सो मेनी ईयर्स। फैमिली का रिएक्शन कैसा था इस नासा पे? आई मीन फैमिली तो बहुत खुश थी। मेरे पिताजी जो है वो चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, जैसा कि आप सब जानते लोग हैं, जाते सब हैं। लोग चाहते हैं उनके बच्चे बने। बट आई outrightly rejected him। सी आई डोंट वांट टू डू दिस, मेरा वो उद्देश्य नहीं है लाइफ का, क्योंकि मेरे रोल मॉडल्स अलग थे। और मुझे ये लगता था कि जब मैं कल्पना चावला के बारे में पढ़ता था, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ता था, चाहे सीवी रमन के बारे में, नॉट अ सिंगल पर्सन से सेड बैड थिंग। कोई एक आदमी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। समाज में आप आज जब भी जाएंगे उनके बारे में लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो दे हैड दैट पर्सोना, दे हैड दैट ऑरा, ठीक है, वो पर्सनालिटी उनकी ऐसी थी, वो अचीवमेंट उनकी ऐसी थी कि मुझे लगता था यार कलाम के आगे तो 100 लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, या कल्पना चावला जहाँ पे खड़ी हो जाती ही सी अपीयर्स लाइक सुपर हीरो। तो ऐसा होता था कि मुझे लगता मुझे इनके जैसा बनना है। तो जो ज्ञान में जो वैल्यू है, कहते हैं ना कि एक मैंने चीज बोली थी कि कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान से, कि ज्ञान से दुर्लभ कुछ भी नहीं है। अगर आपने वो हासिल कर लिया है तो सब लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो दैट वाज द वैल्यू आई हैड फॉर नॉलेज, आई हैड फॉर दीज पीपल, एंड दैट इज व्हाट आई परस्यूड। आई नेवर परस्यूड कि नहीं मुझे पावर मिल जाएगी तो मैं ऐसा कर दूं। हमारे तो एक विपदा है कि हमारे यहाँ लोग मेजोरिटी लोग गवर्नमेंट जॉब से ढूंढते हैं ज्यादा, बल्कि जैसे आपने कहा डॉक्टर विक्रम सारा भाई एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, बट फिर भी उन्होंने चूज किया है साइंटिस्ट बनना, और उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। आज हम लोग जो भी चीज ये यूज कर रहे हैं ये सब किसी साइंटिस्ट की इन्वेंशन ही है, तभी उसको यूज कर पा रहे हैं। तो जैसे आप नासा पे गए, आपने वहां पे लेजर फोटो इमेजिंग पे वर्क किया, तो ये टेक्नोलॉजी है क्या चीज और उसका क्या यूज है इसका? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो मैं इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि देखिए टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, राइट। और टेक्नोलॉजी कोई भी डेवलप करता है वो या तो सोसाइटी के कन्वीनियंस के लिए करता है या कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए करता है। जब आप डिस्कवरी का नाम लेते हैं तो दैट इज अ वर्ड दैट इज अननोन। कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसी चीज है जिसको अभी तक हम सही से समझ नहीं पाए, या हम जान नहीं पाए कि भाई ये कैसे हो रहा है। और साइंटिस्ट का काम ही ये होता है कि लोग बोलते हैं ना कि साइंटिस्ट क्यूरियस होता है चीजों को जानने में, कि भाई ये लाइट जल रही तो कैसे जल रही। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी, जो मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि अ, कैसे आप नंबर ऑफ फोटोज इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा जो है वो 40 से 50 फोटो ले रहा होगा पर सेकंड में, उसकी एक वीडियो बना रहा होगा, या 30 से 40 ले रहा होगा। जैसा आप FPS उस पर फ्रेम्स पर सेकंड सेट करेंगे वैसे ही इमेज लेगा। लेकिन नेचर में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, बहुत सी ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया जो हो रही है, वो ऐसे टाइम स्केल पे हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है कि हमारा जो नॉर्मल कैमरा वो तो देख ही नहीं पाएगा उसको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम ईंधन जलाते हैं, चाहे आप देखेंगे जैसे हमने एक मोमबत्ती जला दी, मोमबत्ती से जो लौ निकल रही है, पीली पीली लाइट निकल रही है, उस लौ के अंदर बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है जो हमें अभी भी नहीं पता है, साइंटिस्ट को अभी भी नहीं पता है कि लाइट जब पीली हो रही है, जब पीली कलर की मोमबत्ती से लाइट निकल रही है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप कार्बन के मॉलिक्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, और छोटे छोटे कार्बन के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़ के बड़े बड़े पार्टिकल्स बना रहे हैं, और वही धुएं की तरह निकलता है। जब आप देखेंगे मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ काला हो जाता है, और उसी कालिख को हम
साइंटिफिक टर्म है सूत बोलते हैं, ठीक है। और जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बहुत छोटे 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 कार्बन के क्लस्टर्स दिखेंगे। अब ये जो कार्बन के क्लस्टर्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, इट इज स्टिल अ ओपन क्वेश्चन, इट हाईली डिबेटेड। अभी तो जब मैंने डिस्कवरी कुछ की थी तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है सूत इंसेप्शन की जो थ्योरी है, जो भी कैसे फॉर्म होते हैं, उसको हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, उसने जस्टिफाई किया कि नहीं ये ऐसे ही होता है। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो हो क्या रहा है कि जो घटना उसके अंदर हो रही है, हमारी आंख से दिख तो रहा है कि उसके अंदर वो रोशनी जो है पीली पीली निकल रही है, वो आंख को दिख रहा है हमेशा के लिए, लेकिन जो उसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया चल रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो नैनो सेकेंड टाइम स्केल पे हो रही है। जब आप नैनो सेकेंड बोलते हैं तो वो 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड होगा, ठीक है। तो कई अरब, कह सकते हैं सेकंड का कई अरब वाला हिस्सा जो है, उतनी फास्ट वो रिएक्शन हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि नैनो सेकंड को इस तरह से आप ले सकते हैं कि हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो कई अरबों साल पहले हुई, ठीक है। तो जब हम अरब साल साल के बारे में सोचते हैं आज के बारे में, तो कितना लंबा समय रहा होगा, कितना लंबा अंतराल रहा होगा, कई अरब साल गुजरने में कितना टाइम लगा होगा आज के हमारे टाइम। उसी तरह से कुछ नैनो सेकंड के बारे में जो है, जो 1 नैनो सेकंड है उसको 1 सेकंड के बारे में फील होता है। बहुत अच्छी इन्वेंशन है। ठीक है ना। तो इतना फास्ट जो है टाइम स्केल है वो, तो उसमें आपको रिएक्शन को देखना है। इसका मतलब कि आपका जो FPS है, नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है, उतने ही ज्यादा होने चाहिए, उतने ही फास्ट होने चाहिए। तो अगर आप नैनो सेकंड को देखना चाह रहे हैं कि वो घटना नैनो सेकंड में कैसे हो रही है, इसका मतलब आपका कैमरा इतना फास्ट होना चाहिए कि वो उस नैनो सेकंड की प्रक्रिया को भी कैप्चर कर ले, ठीक है। तो ये डिस्कवरी हमने की, और क्योंकि अभी जो जितने भी कैमरा अवेलेबल थे मार्केट में, चाहे जो भी हाई स्पीड कैमरा रिसर्च के लिए यूज होते हैं, वो 10 लाख फ्रेम्स पर सेकंड से ऊपर वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि जब हम बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पे जब जब आप करंट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होते हैं, वो माइक्रो सेकंड से ऊपर नहीं जा पाते, उनकी स्पीड उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब नेचुरली क्या है कि आप कैमरे को उससे ज्यादा फास्ट नहीं बना सकते। और हमने जो कैमरा बनाया वो अब कई बिलियन में, मतलब कि 1000 से 10,000 गुना ऐसे इतना फास्ट हो गया। तो जब आप उस स्केल पे पहुंच गए, तब आप सच में देख पाते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें किस तरह से ये कालिक जो है वो बन रही है, उसको समझ पाते हैं। और फिर मैं इसको, अगर आप कहेंगे तो और भी इसके इम्पैक्ट क्या है, इस टेक्नोलॉजी के और भी क्या उपयोग है, इसके मेडिकल यूजेस भी हैं, बहुत ज्यादा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये तो मान लीजिए कि फ्लेम के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, बात करने के टाइम पे हमारा जो दिमाग किसी एक शब्द के बारे में भी सोच रहा है, तो वो कितने केमिकल रिएक्शंस फायर कर रहा है। हमारे न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जब हम किसी वर्ड के बारे में भी सोचते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एक मैप फॉर्म करता है, एक नेटवर्क फॉर्म करता है। और वो नेटवर्क इतना मतलब फास्ट चलता है, उसमें केमिकल रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही है कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या अगर है तो आप उस पूरे नेटवर्क को फिल्म कर सकते हैं, उसकी पिक्चर ले सकते हैं। अगर आप उसको फिल्म कर पाएंगे तो बेसिकली आप क्या करेंगे कि दिमाग को पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम दवाइयों का आविष्कार करते हैं, दवाइयों को बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी बायोमोलिक्यूल के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। वो रिएक्शंस जो होती हैं वो भी नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड टाइम स्केल की होती है, मैंने नैनो सेकेंड से भी छोटी होती है। जब आपको कोई बीमारी होती है, जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनका जो पूरा केमिकल रिएक्शन है या जो केमिकल मैकेनिज्म है वो पूरा चेंज हो जाता है। अगर आप उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ही अर्ली डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप बस क्या करिए, इन केमिकल रिएक्शंस को कैप्चर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है आपको ये बीमारी होने वाली है। क्योंकि आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं उसको। इमेजिन करिए, अभी मैंने रिसेंटली एक आविष्कार किया है, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट वाइड फील्ड माइक्रोस्कोप है। वाइड फील्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप लेंगे तो आपको बहुत छोटे एरिया में आप देखते हैं, माइक्रो लेवल पे देखते हैं। हम जो माइक्रोस्कोप बनाए हैं उसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तक देख सकते हैं।
तो इवन पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल है, आप उस मॉलिक्यूल को देख पाएंगे कि पानी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे तैर रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी से आप उसको भी देख सकते हैं और बहुत ही फास्ट लेवल पे देख सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप कई अरब फोटो ले सकते हैं 1 सेकंड में। इसमें डेटा प्रोसेसिंग का भी बहुत मेजर रोल होता होगा। डेटा प्रोसेसिंग का बहुत रोल होता है, बट क्या है कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमेजिंग स्पीड की, ठीक है? हमारा जो नॉर्मल कैमरा वो क्या कर रहा है, 30 से 40 फोटो ले रहा है 1 सेकंड में। हम क्या करते हैं कि अपने कैमरे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि तुमको इस पर्टिकुलर स्पीड पे जाना है, आप इस कई बिलियन फ्रेम पे आपको जाना है, कई अरब फोटो लेनी है, लेकिन 1000 ही लेनी है। अच्छा, आपको 1000 ही लेनी है, उस पर्टिकुलर स्पीड पे लेनी है, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप इतनी इमेजेस 1 सेकंड में रिकॉर्ड करें तो कहाँ पे उसको स्टोर करेंगे, राइट? तो फिर स्टोर करने वाली प्रॉब्लम नहीं आती। और क्योंकि ये रिएक्शंस इतनी फास्ट होती हैं कि आप पल भर में वो कैसे बीत जाएगी आपको पता नहीं पता नहीं चलेगा। मैंने पढ़ा था जैसे 12.5 बिलियन हाँ फ्रेम पर सेकंड का हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरा पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद हमने उसको 250 बिलियन कर दिया है। अभी तो हम उसको 1 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड पे लेके चले गए हैं। तो 1 ट्रिलियन मतलब फिर कि 1 सेकंड में 1 ट्रिलियन फोटोग्राफ्स लेने की कैपेसिटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पिको सेकंड टाइम स्केल पे चीजों को देख पाएंगे। इवन हम फेम्टो सेकंड टाइम स्केल पे चीजों को देखना चाहे देख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो आप अभी भी नासा के लिए रिसर्च करते हैं कि आप इंडिया बेस वर्क कर रहे हैं? देखिए रिसेंटली मैं इंडिया आया हूँ और मैंने IIT जोधपुर ज्वाइन किया है और ऑफ कोर्स जो मेरी नासा की टीम है उसके साथ मैं ऑलरेडी संपर्क में अभी भी हूँ और फ्यूचर में विजिट्स करता रहूँगा। बट इंडिया आने का मैं आपको बताता हूँ रीज़न ये था कि जब मैंने डिस्कवरी किया था, जो मुझे प्यार मिला ना, जो मुझे इंडिया में मतलब कद्र मिली, जो लोगों ने प्यार किया, अपने आजमगढ़ के लोगों ने ही इतना मुझे प्यार दिया, अपने देश के लोगों ने इतना प्यार दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार वो मेरे लिए एक स्वदेश मोमेंट था। जैसे होता है ना कि मैं जब वापस गया ना तो मुझे वो एक कुछ कमी सी अपने लाइफ में लग रही थी कि यार ठीक है, मैं नासा के लिए काम किया हूँ, नासा के लिए सारी डिस्कवरी किया हूँ, लेकिन मेरे आजमगढ़ के या मेरे प्रदेश के, मेरे देश के लोग कितना ज्यादा गौरवान्वित फील कर रहे हैं। दैट वाज समथिंग वेरी मूविंग फॉर मी कि मतलब कैसे हो सकता है कि ये भी तो हो सकता था ना कि बोले अरे ठीक है ये तो तुम नासा के लिए किए, हमारे लिए क्या किया। तो ये बड़ा ही मूविंग मोमेंट था मेरे लिए कि ऐसा नहीं है कि मैं ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रहा था यहाँ पे इंडिया में, मैं आता भी रहता हूँ और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनसे मिलता हूँ। IIT कानपुर में मेरा कोलैबोरेशन चल रहा है, IIT इंदौर में चल रहा है। इनफैक्ट IIT इंदौर में मैंने अपना एक स्टार्टअप डाला हुआ है। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, वो पार्ट टाइम वाले से चीजें नहीं हो पा रही और मुझे लगा कि मुझे कम से कम 5 साल 6 साल जो है इंडिया में डेडिकेटेड होके रहना है, देना है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप किया है उसका इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ है, खासकर डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो मैं कहा कि और फिर ऐसा भी कुछ इंसिडेंट आया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो इंडिया के लिए करना ही करना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक DRDO का प्रपोजल लिखा था अपने एक प्रोफेसर हैं जिनके साथ IIT। और जब हमने प्रपोजल लिखा तो हमें करना क्या है कि जब डेटोनेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने बुलेट फायर किया, चाहे कोई धमाका किया, तो किसी मेटल शीट पे उस धमाके का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जब जब आप ब्लास्ट करते हो, इनिशिएट करते हो, तो होता क्या है कि पूरा जो मेटल शीट है ना वो एकदम से गुब्बारे में बदल जाता है। वो इस तरह से फटता है कि लगता है कि पूरा एकदम धुआं ही धुआं हो गया। और वो रिएक्शन जो होती है बहुत ही फास्ट होती है, उसको आपको रियल टाइम में देखना है कि कैसे हो रही है। उसके लिए हमें बहुत ही हाई स्पीड कैमरे की जरूरत थी। तो हमें ऐसे कैमरे की जरूरत थी जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, लेट्स से कि 10 मिलियन या आप कह सकते हैं 10 लाख FPS पे वो इमेज ले सकता हो। जब हमने टेक्नोलॉजी ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। इंडिया कैन नॉट बाई अ कैमरा विच इज मोर देन 2.5 मिलियन फिल्म्स पर सेकंड। ये सैंक्शन क्यों लगा इंडिया पे? इसलिए लगा है क्योंकि इंडिया एक न्यूक्लियर कैपेबल देश है। इसको
जो टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में अवेलेबल है उसको यूएस के साइंटिस्ट ने बनाया है, जापान के लोगों और ये ने बनाया सैंक्शन है, लगाया किसने? यूएस ने लगाया है, यूएस ने लगाया, जापान ने लगाया। तो वो कैमरा आप खरीद ही नहीं सकते, वो कैमरा आपका यूरोप में बिक रहा है, जापान के लोग यूज कर सकते हैं, यूएस के लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के लिए नहीं अवेलेबल है। इंडिया के लिए वो 2.5 मिलियन वाला ही अवेलेबल है, आपको उससे जो करना है करिए। तो ये सैंक्शंस इससे लगे कि हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप ना हो पाए, या हम ज्यादा डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स ना बना पाए, ताकि इंडिया जैसे अभी भी डिपेंडेंट है, डेफिनेटली हाईली यही रीजन है, डिपेंडेंट है यही दूसरी रीजन है, कंट्रीज पे। यही रीजन है, डेफिनेटली यही रीजन है। एंड दैट वाज समथिंग वेरी, यू नो आई वुड से दैट वाज वेरी फनी आल्सो फॉर मी, दैट पीपल थिंक लाइक दैट, राइट? कि होता है ना कि आप सोचते हो कि यार, क्योंकि वहां पे आप जाते हो तो लोग ओपननेस की बात करते हैं, वी शुड डू साइंस एंड इनोवेशन, वी शुड बी वेरी ओपन, वी शुड कोलैबोरेट। एक तरफ उनका ये चेहरा है, दूसरी तरफ ये चेहरा है कि भैया ठीक है, हमारे यहाँ के लोग ही जाके आविष्कार कर रहे हैं और हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। फिर ये चीज था मेरे अंदर। फिर मैंने कहा यार, वी आर प्लेइंग विद बिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड, ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड, एंड हियर व्हेन वी आर वांट टू बाय द टेक्नोलॉजी, यहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं तो लोग बोले कि नहीं, आपको तो नहीं मिलेगा क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है। तो दैट वाज रियली फनी फॉर मी आल्सो, व्हिच शोज कि बाहर लोगों का क्या माइंडसेट है। ठीक है, ऐसा है कि हमारे बेस्ट ब्रेन को यूज कर लिया और उसके बाद हमारे ऊपर ही सैंक्शन लगा दिया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है इंडिया के लिए। देन आई केम टू आईआईटी इंदौर एंड देन वी स्टार्टेड। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप टेक्नोलॉजी वहां पे डेवलप करते हैं तो आपके पास यूएस पेटेंट होता है, आप यूएस पेटेंट फाइल करते हैं, देन ऑफ कोर्स आप वहां के लोगों के साथ काम करते हैं तो उनका नाम होता है, उनकी सारी चीजें होती हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे उस टेक्नोलॉजी को ट्वीक करना है थोड़ा, और इंडियन पेटेंट फाइल करना है इंदौर में। ठीक है, विच आई डिड, और अभी दीपावली के जस्ट पहले ही हमारा पेटेंट जो है अप्रूव हुआ है। ग्रांट हो गया। ठीक है, तो दैट वाज समथिंग वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। एंड देन एट द सेम टाइम आई थॉट कि ठीक है, मुझे इंडिया जाना है, और एटलीस्ट 5 साल का तो प्लान है ही कि 5 साल रहना है टेक के फील्ड में, जो मैं कर सकता हूँ, जिस चीज में मैं कैपेबल हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, बट वट एवर आई नो आई विल ट्राई टू डेवलप। वो चाहे रिक्वायरमेंट हो गवर्नमेंट की डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे मेडिकल के सेक्टर में हो, चाहे वो एरोस्पेस में हो, किसी में भी हो, जहाँ पे मैं लेजर टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूँ, ड्रोन्स के लिए कर सकता हूँ, वहां पे करूंगा, कर रहा हूँ, लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, खासकर आईआईटीज में जो बच्चे हैं और भी जगह पे हैं, दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर द वंस हु वांट समबडी हु कैन कम एंड गाइड देम। तो मैंने कहा कि मैं अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको तो कुछ दे पाऊंगा ना, उसको कुछ ट्रेन कर पाऊंगा। तो ये मेरा पर्पस है। इंडिया अभी भी जैसे हाईली डिपेंडेंट है, जैसे जीपीएस है, आज भी हमारे मोबाइल में हम लोग जीपीएस यूज कर रहे हैं, जो कि पूरी यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इंडिया के नेविक, जैसे हमने सुना था 10 साल पहले ही मैंने सुना था कि इंडिया इज वर्किंग ऑन दिस नेविक। तो ऐसी टेक्नोलॉजी और फिर डीआरडीओ, इसमें आप कैसे इंडिया को सपोर्ट करेंगे? देखिए, अभी जो इंडिया का बजट है डीआरडीओ के लिए, डिफेंस के लिए, दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट नाउ। सो ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3% जीडीपी इज नाउ इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। उसके वजह से हो क्या रहा है कि इंडिया में जब आप रिसर्च और डेवलपमेंट में चीजें खर्च करेंगे, मैं तो बोलता रहता हूँ हमेशा कि R&D अभी भी जो हमको जो बजट मिल रहा है, दैट इज ओनली 0.6 और 0.5%, इवन लेस, जो हम स्पेंड कर रहे हैं R&D पे पूरे इंडिया में। इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद, बहुत कम हम स्पेंड कर रहे हैं ये रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो इसमें हमें और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को कम से कम 5% करना चाहिए R&D पे। दूसरी चीज, जो डिफेंस की बात रही, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री जो डिफेंस में आगे तो जाना चाहती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बिकॉज दीज आर वेरी निश टेक्नोलॉजी। जो भी आप चाहे, आप अपना खुद का एक इंजन बनाना चाहें, चाहे कुछ भी बनाना चाहें, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा R&D में इन्वेस्टमेंट होता है। तो वी नो हाउ टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज
एट अ मिनिमम लेवल, लेकिन हर जगह जुगाड़ आप नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेयर गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो की जो सोचती है, गवर्नमेंट ये जान रही है कि भाई हमको और भी ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है। सो मुझे लगता है, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ले रही है। इनफैक्ट जो हमें आजकल प्रपोज़ल मिल रहे हैं कि ठीक है, हम 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का भी प्रपोज़ल अच्छे से लिख पाएँगे। तो ये बहुत रिसेंट हुआ है। और इनफैक्ट जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों पे और भी ज़्यादा काम होना हो गया है। जब से हमारा ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ है, तब से गवर्नमेंट और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो टेक के फील्ड में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी यू नो इन फ्रंट, बट इट इज जस्ट अबाउट टाइम, एंड ऑल्सो इट इज जस्ट अबाउट द इन्वेस्टमेंट कि गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करती है। जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पास नासा के बाद तो जैसे आपने आईटी भी बताया, जोधपुर ज्वाइन किया, बट आपके पास तो इसरो और डीआरडीओ भी का ऑप्शन आया हो, तो आपने वो नहीं चूज किया? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या है कि अ, मैं जब नासा में काम कर रहा था, व्हाट आई रियलाइज्ड कि ऑर्गेनाइजेशन में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जैसे मान लीजिए, आप नासा में मैं था, तो हमें एक डेडिकेटेड मिशन मिला हुआ कि ठीक है, आप डेडिकेटेड मिशन में होके ऐसे काम करो, और आप केवल उसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। द सेम थिंग आई सी ऑल्सो इन डीआरडीओ एंड इसरो, दीज आर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप जाएंगे, ठीक है, आपको शुरू से फिर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जैसे मैंने कहा कि आईआईटीज में क्या है कि आपको बेस्ट ब्रेन्स मिले। तो मेरा ये पर्पज नहीं है केवल कि मैं टेक डेवलप करना चाहता हूँ, मेरा पर्पज ये भी है कि जो युवा हैं उनको मैं क्या सिखा सकता हूँ। जो मेरा इतना 13 साल 14 साल का बाहर का एक्सपीरियंस रहा है, उनको कैसे उनके साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ। जो रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, उसको कैसे नया सिखा सकता हूँ, सोचने का नया तरीका कैसे उनके अंदर डेवलप कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, वो मुझे आईआईटीज़ में ही मिल सकती थी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब आईआईटी के सिस्टम में काम कर सकते हैं, तो आपको बेस्ट स्टूडेंट भी मिलते हैं और आपको बेस्ट इक्विपमेंट भी मिलता है। आप डीआरडीओ के भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, आप इसरो के भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, या आप किसी भी चीज़ में काम करना चाहते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी डाल सकते हो। मतलब अगर डीआरडीओ और इसरो कोई रिसर्च करना चाहती है, तो आईटी उसके साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। हमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डीआरडीओ ने एक कॉल दिया है कि ठीक है, उनको ये टैंक बनाना है या उनको एक इंजन बनाना है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं आईआईटी से, वो अप्लाई करते हैं फंडिंग के लिए कि ठीक है, हम ये इसके लिए बना सकते हैं, और आपको फंड मिलता है, डीआरडीओ से, इसरो से मिलता है। देन यू कैन ब्रिंग दैट मनी इन योर लैब। आप अपना लैब डेवलप कर सकते हो, आप इक्विपमेंट वो कर सकते हो, उससे परचेज कर सकते हो, आप मैन पावर हायर कर सकते हो। तो देन यू आर मच मोर इंडिपेंडेंट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ आईआईटी। आईआईटी बट सिस्टम में आप टाइम रहते कांस्टेंट नहीं होता होगा कि वहाँ आप डीआरडीओ और इसरो में आपको फुल टाइम आप उस पर वर्क कर रहे हो, और आईटीज में आपको एजुकेशन भी पढ़ाना भी होता होगा, शायद बच्चों को गाइड भी करना होता होगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। देखिए, तो वही मैंने कहा कि मैं मेरा यही उद्देश्य है कि बच्चों को भी मैं ट्रेन कर सकूं, उनके साथ भी जो मैं नॉलेज शेयर कर सकता हूँ वो कर सकूं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो मैं सीखा हूँ उसको भी दे सकूं, ठीक है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मैं चाहता था कि अगर आईआईटी के सिस्टम में रहूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी चीज़ों को करने की, जो कि एक आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो चीज़ें फिर उस हिसाब से नहीं हो पाती। एआई को कैसे देखते देखिए, एआई जो है वो मैं दोनों तरीके से देखता हूँ। पहली चीज़ तो जैसे मैं मानता हूँ कि जब कंप्यूटर भी आया था तो लोगों को लगता था कि यार कंप्यूटर आया तो हमारी जॉब ले लेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली एआई के साथ भी यही चीज़ है। एआई में क्या है कि वो कैपेबिलिटी है जो कि रिवॉल्यूशन ला सकता है, इनफैक्ट रिवॉल्यूशन ला रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा लोग एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट जितने कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उसमें 20 से 30% लोग अब एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये एआई को मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली इट इज समथिंग दैट विल पुश अस टू द नेक्स्ट लेवल, टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर पुश करेगा। एट द सेम टाइम इट विल चैलेंज अस
टू रेज आवर लेवल ऑल्सो। Yes. कि हम अगर अपने आप को उनके हिसाब से नहीं सोच पाएंगे, उनके हिसाब से नहीं ढाल पाएंगे, तो शायद आवर जॉब्स विल बी एट रिस्क। बट देन if AI is there, it will open up many ventures, many opportunities. It is up to us whether we would like to use it as a tool or whether we would like to use it as a someone who is our enemy. ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। और डेफिनेटली जब AI को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे तो वो खतरनाक भी हो सकता है, ह्यूमैनिटी के लिए हो सकता है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम AI को रेगुलेट करेंगे कि ठीक है, आप AI को यूज तो कर सकते हो, बट XYZ ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज मैं AI से ज़्यादा ह्यूमनॉइड्स पे सोचता हूँ कि जब हमारे सोसाइटी में ह्यूमनॉइड्स आ जाएंगे तब उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि ह्यूमनॉइड्स के बारे में आपके जो दर्शक हैं मैं उनको ये बता दूं कि चलता फिरता एक मानव होगा जिसको AI बेसिकली ट्रेन किया होगा। उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, उसके पास लाइब्रेरी होगा, उसके पास सोचने की कैपेबिलिटी होगी। वो किसी के साथ लड़ाई भी कर सकता है, वो किसी होटल में जाके वेटर का भी काम कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो ये आने वाले 30 साल में 20 साल में मैं देखता हूँ कि दे विल बिकम पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। बिकॉज जैसे जैसे कंप्यूट पावर बढ़ रही है, जैसे जैसे फास्ट प्रोसेसर बन रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा कि कंप्यूटर के अंदर वो एबिलिटी होगी कि वो रियल टाइम में सोच कर डिसीजन ले सकता है। अभी आप देखेंगे ह्यूमनॉइड्स को क्या है कि वो थोड़े स्लो होते हैं, हाँ, लेकिन इसलिए क्योंकि उनके अंदर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अभी उतनी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्यूटर फास्ट हो रहे हैं वो रियल टाइम में सारी चीजें सोच पाएंगे, उसके ऊपर फैसला ले पाएंगे, रिएक्ट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली फ्यूचर में वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद देम कि ठीक है, कहीं पे जहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस की जरूरत होगी वहाँ पे हम तो रहेंगे ही, बट एट द प्लेसेस वेयर विल फील लाइक कि यहाँ पे ये जो ह्यूमनॉइड है वो बहुत अच्छे काम कर सकता है, वो भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्पेस। अब भाई आज के टाइम में आप स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जो है वो जा रहा है तो उसको हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत है। एक जो ह्यूमनॉइड आपने बना दिया तो उसको आप किसी भी प्लेनेट पे भेज सकते हैं, किसी भी जगह भेज सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो व्हेन दे विल गो देयर दे विल एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड फॉर अस। तो उसको अच्छी चीजों में यूज कर सकते हैं, वो सर्जरी कर सकता है, वो ऐसे जगह पे जाके हमारे लिए एक्सप्लोरेशन कर सकता है जहाँ पे हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो, तो उसको अच्छी चीजों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। AI ये बेसिक किस टेक्नोलॉजी वर्क करता है? वो खुद से सोच सकता है कि उसकी प्रोसेसिंग फास्ट है? ये मेनी टेक्नोलॉजी है क्या ये? बेसिकली देखिए क्या है, AI इज बेसिकली इट्स एज यू सेड इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? AI का फुल फॉर्म यही है। तो व्हेन वी आर सेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज समथिंग की इंटेलिजेंस तो है लेकिन आर्टिफिशियल है। हम इसको ऐसा नाम दिए है बिकॉज वी थिंक कि वी कैन ओनली डिफाइन अ ह्यूमन बीइंग एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, राइट? सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंटेलिजेंस। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ एंड देन आई एम सेइंग समथिंग, देन यू विल लिसन टू मी एंड देन यू विल से कि हाँ यार इंटेलिजेंट, यू मेक दैट डिसीजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग कि ये एक न्यूरल नेटवर्क है। जैसे हमारा दिमाग जो है इट हैज आल्सो सो मेनी न्यूरॉन्स, वैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने भी अपने ह्यूमन ब्रेन को एक मॉडल बनाया। उन्होंने सोचा कि यार अगर हम ऐसे न्यूरल नेटवर्क बना के डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डाल दें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं। वही चीज हुआ। तो इट इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, ठीक है? कि जैसे हमें 1+1=2 करना सिखाया गया, वो दिमाग ने धीरे धीरे सीखा, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन किया गया। जितना आप ट्रेन करेंगे उनको उतना वो ज्यादा लर्न करेंगे, जितना लर्न करेंगे उतना ज्यादा फिर वो कैपेबल होंगे। तो AI में हो क्या रहा है कि किसी भी न्यूरल नेटवर्क को इस तरह से बनाया गया है कि उसको एक्सेस दे दिया गया कि ठीक है आप जाओ दुनिया की जितनी भी किताबें वो पढ़ लो। उसने पढ़ लिया, उसको सीख लिया, उसके बेसिस पे वो आपको अब जवाब दे रहा है कि ठीक है भाई ये बताओ कि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया की कैपिटल क्या है, सारी चीजें। बिकॉज उसने इतनी सारी किताबें पढ़ ली कि उसको वो सारी चीजें याद हो गई, उसको समझ में आ गई, एंड दैट इज हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग। तो आप जितना डेटा देंगे AI को उतना वो ज्यादा सीखेगा, उसके हिसाब से वो फैसले लेगा। AI और जैसे ये
सेमीकंडक्टर्स हैं, इंडिया में सेमीकंडक्टर भी पहले नहीं थे, अभी जी रिसेंटली बनाना शुरू किया है। तो ये चैलेंजेस कहाँ आती है कि इंडिया पीछे हो जाता है, बाकी कंट्रीज में पहले हो जाती है? ये इंडिया में फंडिंग की भी इश्यूज है काफी, जैसे वाई कॉम्बिनेटर करके मैंने सुना है, यूएस की एक बेस्ड स्टार्टअप बेस्ड कुछ हेल्प करती स्टार्टअप्स की। तो इंडिया कहाँ लैग कर जाती है? ये सारे इन्वेंशंस इंडिया में क्यों नहीं हो पाते? यस, आपने मेरे सवाल का ऑलरेडी थोड़ा जवाब दे दिया है। इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वी आर नॉट अ कंट्री who would like to invest 5%, even 2% of our GDP on research and development। ठीक है, R&D और इनोवेशन जैसे बोलते हैं, टेक्नोलॉजी जो है इट इज समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स आवर फ्यूचर। अब टेक के ऊपर अगर आप फोकस करके कोई चीज बनाना चाहते हैं तो आपका R&D बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। आप जब तक ये नहीं पता करेंगे कि हमको ये केमिकल मिलाने से ये रिएक्शन होगी, तब तक उसका इम्पैक्ट, उसका एप्लीकेशन आप नहीं समझ पाएंगे। टेक्नोलॉजी इज द एंड प्रोडक्ट, राइट? बिफोर दैट वी हैव R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। You think about it, you do a lot of things, and then you know, okay, now I can make this as a tech. I can use that as technology now. I can apply this on this application. ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। वहां पे इंडिया जो है वो काफी पीछे रहा, क्योंकि हम सोचते थे कि ठीक है, हमारी एज अ कंट्री अभी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है पॉवर्टी कम करना, लोगों को खाना देना, 2 वक्त की रोटी देना, सारी चीजें करना। तो दोज वर आवर प्रायोरिटीज। सो R&D हमेशा बैक बर्नर पे रहा है। अब जैसे जैसे हमारा R&D मजबूत होगा, क्या होगा? हमारे देश में इनोवेशन होगा। जब हमारे देश में इनोवेशन होगा तो पेटेंट कहाँ फाइल होगा? हमारे देश में होगा। हमारे देश में जब पेटेंट फाइल होगा तो हमारे पास जो आईपी होंगे सबसे ज्यादा होंगे। जब हमारे पास आईपी होंगे तो उसी आईपी का हमको, जो भी कंपनी है, चाहे जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसका हमको पैसा मिलेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको 50 साल का पहले ही सोच के चलना पड़ता है, तब आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब यूएस आज वैसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे मिशंस किए, उतना उन्होंने अपना जीडीपी खर्च किया है। दैट इज व्हाई दे आर अहेड ऑफ अस। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में कि इंग्लिश भी एक ऐसा, जो कि हम लोग इंग्लिश में बहुत फोकस करते हैं कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश पढ़ो, तो ऐसा नहीं लगता देश को पीछे करने में इंग्लिश का भी योगदान है? हमारे बच्चे सिर्फ इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मेन सेक्टर है, जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो छूटते चला जा रहा है, इंग्लिश पे फोकस ज्यादा हो गया है। देखिए, इंग्लिश पे फोकस होने का मेन रीजन यही रहा है कि वी हैव बीन अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। दैट इज फर्स्ट। वो हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे ऊपर हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने अपनी भाषा को हमारे यहाँ लागू किया, हमने उसको अडाप्ट किया। एंड देयर इज ऑलवेज सम फैसिनेशन इन अस अबाउट वेस्ट। हमको ये लगता है कि यार, वेस्ट से कोई आके कुछ भी बोल देगा ना, वो बहुत ही अच्छा है। या किसी के इंग्लिश का एक्सेंट अगर वेस्ट वाला हो गया तो बंदा इंटेलिजेंट है। सो वी हैव ऑलवेज बीन दैट फैसिनेशन। उसका रीजन यही है कि हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया गया। हमको लोगों ने इतने साल हमारे ऊपर राज किया, तो ऑफ कोर्स दे गॉट समथिंग ना, उनको कुछ तो ट्रिक था हमारे को कंट्रोल करने का। तो वो फैसिनेशन रही। एंड वी ऑलवेज सॉ कि ठीक है, हमको वेस्ट की तरफ देखना है, उनका जो भी चीज वो कर रहे हो वो अच्छा है। तो सबसे इजी चीज क्या है? लैंग्वेज अडाप्ट कर लो। तो हम लैंग्वेज ले लिया। हमने ना उनके वर्क कल्चर को अपनाया है, ठीक है, हमने उनके पहनावे को अडाप्ट कर लिया ऑफ कोर्स। बट ये दोनों चीजें बहुत आसान रही कि लैंग्वेज ले लो आप, चाहे उनका पहनावा ले लो। खान पान भी हमारा वैसा ही हो गया आप, ठीक है। चाय जो है वो हमारे कल्चर में थी नहीं थी, वो अंग्रेजों ने लाके चाय का इतना सबको हो गया, शौक हो गया, तो चाय भी पी रहे हैं। तो ये चीज थी कि अब क्या है कि हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो हमको लोग सुनेंगे, हमारी बात को समझेंगे, और इंग्लिश बोल देंगे, लोगों लगेगा कि नहीं, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट। बट देयर इज अ डिफरेंस ऑन बीइंग वाइज एंड आप इंग्लिश बोलते हैं वो अलग चीज। तो वो चीज हमें समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। और फिर क्या है कि हमको लगता है कि अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जॉब की। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जॉब जो है आईटी सेक्टर में,
इंडिया में। और आईटी सेक्टर क्या है, पूरी तरह से जो भी हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं वो यूएस से मिलते हैं। हमारे क्लाइंट जो है यूरोप में बैठे हैं, हमारे क्लाइंट यूएस में बैठे हैं, हांगकांग में, सिंगापुर में, हर जगह बैठे हुए हैं। तो हमको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा उनके साथ, क्योंकि उनकी लैंग्वेज वही है, उनके साथ हम उस तरह से कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद हमारी जो मातृभाषा है उसके ऊपर उतना फोकस नहीं दिया गया। जैसे जापान में है, चाइना में है, कि दे आर, इवन जर्मनी में है कि वो लोग अपनी भाषा को ही लेके चीज़ों को आगे बढ़ाए। अपनी भाषा में ही उनने पीएचडी कर रहे हैं, अपनी भाषा में ही उनका इंजीनियरिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो इस वजह से क्या है कि उनके लिए टेक को डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है हिंदी मीडियम से पढ़ा, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा था, हाई स्कूल जब करके गया था, और जब मैं वहां पे गया तो मेरा इंग्लिश मीडियम था। आपको बहुत प्रॉब्लम फेस हुई? बहुत प्रॉब्लम हुई, मेरा तो पूरा कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया था। मुझे लगता था कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो अब ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था जो मुझे आता था, बट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इंग्लिश। तो वो प्रॉब्लम आती है। इवन आईआईटीज में कुछ बच्चे हैं जो गांव से आते हैं या दूर दराज से जो आईआईटी क्वालिफाई करके जाते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अब हमने क्या किया, आईआईटी जोधपुर में एक हिंदी का प्रोग्राम शुरू किया है कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स? सारे सब्जेक्ट, मतलब ये सारे को ब्रांचेस ऐसे होंगे कि कुछ सारे ब्रांचेस, क्योंकि फर्स्ट ईयर बीटेक का तो सबका सेम होता है, सारे ब्रांचेस। तो हमने क्या किया है कि इंग्लिश में भी प्रोग्राम हो रहा है वो, और हिंदी में भी उनके लिए, बच्चों के लिए जो हिंदी ऑप्ट किए हैं उनको भी अलग से पढ़ाया जा रहा है। रूरल सेक्टर, जो रूरल विलेजेस से लोग हैं वो आ उनको उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट तो है, बट बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इस पे काम चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एज अ कंट्री व्हेन वी आर प्रोग्रेसिंग, ऑफ कोर्स इंग्लिश तो रहेगा ही हमारे सोसाइटी में, बट नाउ पीपल आर ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग कि ठीक है यार, हमें अपने मदर टंग को भी बहुत वैल्यू देनी है और अपनी मातृभाषा में चीज़ों को आगे बढ़ा। जैसे आपने कहा, चाइना ने तो इंग्लिश को अडेप्ट करने की कभी कोशिश नहीं करी, उसने उल्टा कन्वर्टर डिवाइस बना लिया कि रियल टाइम बेसिस पे वो कम्युनिकेशन करना इजी हो गया है। हम लोग अभी नहीं कर पाए थे, बट अब करने लगे हैं। जैसे आपने बताया कि जो आईटी जोधपुर में प्रोग्राम शुरू किए, अभी भी एमबीबीएस जैसे कोर्स इंडिया में हिंदी में शायद अवेलेबल नहीं है अभी भी। तो जो रूरल विलेजेस हैं, जैसे आप बाहर चले गए, कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो छोटे स्कूल के बच्चे, छोटे विलेजेस के बच्चे आईटी से कोलैबोरेट करके और रोबोटिक्स से एआई सीख सकते हैं और आगे अपना फ्यूचर्स में डेवलप कर सकते हैं? ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट जो करती हो या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स करते हो? देखिए, मैं तो कहूँगा कि कुछ वर्कशॉप्स तो होते हैं जहाँ पे कोशिश यही की जाती है कि रूरल बच्चे आए, बट देन दैट इटसेल्फ डजंट बिकम दैट रूरल। ठीक है, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा गैप है और उसको फिलअप करने की ज़रूरत है। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि रूरल में जो बच्चे हैं उनको जब तक आप इनवाइट करके वो आईआईटीज़ का, चाहे एनआईटीज़ का, चाहे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर नहीं जब तक देंगे, तब तक बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत ऐसे बच्चों को मिलता हूँ जो रूरल जगह से आते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। मैं अभी अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ कि बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का के बच्चों का मैं मतलब वाइवा ले रहा था। तो बीटेक की लैब होती है फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग की, और मैं वाइवा ले रहा था। एक बच्ची आई, वो राजस्थान के किसी विलेज से आई हुई है। उसको मैंने पूछा कि ये बताओ इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताओ मुझे। वो बच्ची एकदम चुप है। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा हिंदी में बोलो। मैंने कि हाँ सर, हिंदी में, थोड़ा हिंदी में मैंने बोला। तो उसने बोला, उसने जवाब मुझे दिया। मैंने कहा तुम्हें तो बहुत अच्छा आता है, क्या हुआ? तो बोले कि सर मैं यहाँ पे आके ना घबरा गई हूँ कि यहाँ पे इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंग्लिश इतनी अच्छी बोल रहे हैं, और उस बच्ची का इतना कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था। मैंने कहा कि तुमने जेई एडवांस क्लियर किया है, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, दैट इज व्हाई यू आर हियर, सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। मैंने अपना एग्जांपल दिया। मैंने कहा मैं तो गांव से आता हूँ जहाँ पे मैं वो पटरी और लेके जाता था, दवात लेके कि मुझे उस पे लिखना है। हम लोग टाट पे बैठ के पढ़ाई करते थे। एंड सी आई वेंट टू नासा एंड देन नाउ आई एम हियर, आई एम टीचिंग यू ऑल। तो तुम ऐसा क्यों सोचती हो?
तो उसका इतना कॉन्फिडेंस गिरा, तो मैंने उसको काफ़ी समझाया। फिर मैंने जो फीमेल टीएज होती हैं, उनको मैंने बोला कि इस बच्ची को थोड़ा समझाओ। तो रूरल में क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको वो एक्सपोज़र नहीं मिला है, जिसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वो तभी हो पाएगा जब हमारे स्कूल्स में, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, बेस्ट टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा और अच्छी-अच्छी लैब्स बनेंगी। जब उनको बेस्ट इक्विपमेंट देखने को मिलेगा, उनको देखने को मिलेगा 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में कि लेज़र कैसे होता है, लेंस कैसे काम करता है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, देन आई थिंक दे विल बिकम मच मोर फ़ैमिलियर विद टेक्नोलॉजी। आप इंडिया 2050 को कैसे इमेजिन करते हैं? देखिए, मैं तो बहुत पॉज़िटिव इंसान हूँ और मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और नई जो जनरेशन है, दे विल कम हार्ड ऑन अस एंड आल्सो ऑन पीपल। उनको लगता है कि कंफर्ट और कन्वीनियंस तो हमारा राइट है और आगे चल के मुझे लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया इन सारी चीज़ों पे आज के टाइम पे एक बच्चा जो है वो यूट्यूब पे देख रहा है कि अमेरिका कैसा है, चाइना कैसा है, तो वो तो डिमांड करेगा। अब डिपेंड करता है हमारे पॉलिटिकल क्लास पे कि वो चेंज होना चाहती है कि नहीं होना चाहती है, वो फॉरवर्ड थिंकिंग है कि नहीं उनके अंदर। बट मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर रही है बहुत ज़्यादा पैसा आर&डी में, टेक्नोलॉजी में भी कर रही है। तो मैं देखता हूँ कि 2050 में हमारा इंडिया जो है काफ़ी डेवलप हो गया है। डेफिनेटली देयर आर सेवरल इश्यूज जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो आप ले लीजिए कि आजकल बहुत सारी डिजीज़ हो रही हैं। तो उन सब का मुझे लगता है कि सॉल्यूशन हम ढूँढेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो एक रोबस्ट सिस्टम जो बनाया हुआ है, आईआईटीज़ हो गया, चाहे नीट हो गया, दीज़ आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट सीएस, बेस्ट एमबीएस, वी आर प्रोड्यूसिंग, आई मीन ये कोई मतलब मैं तो सबसे बोलता हूँ कि हमारा जो कॉम्पिटिशन दे के बच्चा आता है ना, वो इतना क्रीम होता है कि वर्ल्ड में वो कहीं पे भी जाके शाइन करे। वो कहीं पे भी जाके किसी से कॉम्पीट कर सकता है। तो इतना क्योंकि रगड़ा खाया हुआ होता है बच्चा। आपको किसी भी और दुनिया में शायद मैं मानता हूँ कि चाइना में भी उतना कंपटीशन नहीं है, जितना इंडिया में बच्चा कॉम्पीट करके आईआईटीज़ में जाता है, चाहे नीट में जाता है। बस वो उसको एक सही राह मिलनी चाहिए, सही प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। इनोवेशन होगा, डेफ़िनेटली होगा, हमारे कंट्री में ही होगा और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे इनोवेशन ज़्यादा होगा, वैसे-वैसे लोगों की सोच भी बदलेगी, वैसे-वैसे डेवलपमेंट भी आएगा, लोग सवाल पूछेंगे गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को मजबूरन के लिए करना पड़ेगा। मेरा तो यही मानना है। रिसर्च में वुमेन का कितना इन्वॉल्वमेंट है, चाहे नासा हो, चाहे इसरो, चाहे डीआरडीओ, कहीं भी वुमेन इन्वॉल्वमेंट कितनी है अभी तक? देखिए मैं कहूँगा कि डिपेंड करता है ब्रांच पे, फील्ड पे भी डिपेंड करता है। ख़ासकर मैं देखता हूँ कि अ, अगर आप बायोलॉजी साइड से देखें, बायोटेक में देखें, तो वुमेन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पे इंजीनियरिंग एज़ अ सब्जेक्ट आता है, ख़ासकर मैकेनिकल या एरोस्पेस देख लेंगे या सिविल देख लेंगे, वहाँ पे कम होती है। अब कंप्यूटर साइंस में काफ़ी पार्टिसिपेशन उनका भी हो गया है, यू नो तो वुमेन आर देयर बट वी नीड मोर वुमेन एज अ साइंटिस्ट, जैसे आपने एज कल्पना अ चावला जी का इंजीनियर, नाम या लिया। ऑफ कोर्स। आई मीन कल्पना चावला इज वन ऑफ माय रोल मॉडल, सो आई ऑलवेज थिंक कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन जितना साइंस में होगा, टेक में होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज़ दे आर वेरी क्रिएटिव, राइट? सो वुमेन आर मच मोर क्रिएटिव देन मेन आई वुड से। और मुझे ये लगता है कि वो जब हमारे मेन स्ट्रीम में आके जुड़ती हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये ठीक है, दे आर डूइंग डेवलपमेंट एट वर्कप्लेस, एट द सेम टाइम दे आर टीचिंग एट होम आल्सो। तो वो बच्चों को भी पढ़ाती हैं, आपकी जो जनरेशन होगी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि बिकॉज़ दे विल बी देयर टू मुझे लगता है कि शुरुआत में हर एक जो बच्चा होता है वो माँ से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, राइट? तो माँ जब पढ़ी लिखी होगी, माँ अगर काम कर रही है, शी इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर, उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम आल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ वुमेन की वो आए साइंस में, टेक में और इंडिया को डेवलप करें। हमारे स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको एक कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा करियर चूज करे, किस फील्ड में जाए।
मैं चाहता हूँ कि आप एक कुछ उनको टिप्स दें कि उनको क्या चूज़ करना चाहिए अपना करियर, क्योंकि ये शुरुआती दौर में उनको मालूम होना चाहिए। बहुत तो होता है कि ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पता ही नहीं कि अभी करना क्या है। तो आप अपनी तरफ से कुछ बताइए, कैसे क्लियर माइंडसेट रखें, क्या करें? देखिए क्या है कि मेन चीज़ तो मैं कहूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, माँ-बाप सोच लेते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा या आईएएस बनेगा, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये पेरेंट्स को भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक पेरेंट्स आर आल्सो चेंज। मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि नहीं, नाउ आई डोंट वांट टू डिसाइड व्हाट माय किड वुड डू। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा खुद डिसाइड करे कि वो क्या बनना चाहता है। बट दैट इज़ वेरी फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन। स्टिल लॉट ऑफ पॉपुलेशन थिंक्स कि ठीक है, हमारी जो अपने बच्चे से इच्छा है वो पूरी होगी, हमारा बच्चा हमें ये बन के दिखा देगा। बट मेरा ये मानना है कि बच्चा जो है, जब वो हाई स्कूल के पहले ही अगर हमको लगता है कि वो बच्चा कुछ करना चाहता है या उसके अंदर किसी भी फील्ड को लेके जिज्ञासा है, या उसको लगता है कि दिस इज द फील्ड वेयर आई कैन थ्राइव, आई थिंक बच्चे को उस फील्ड को परस्यू करना चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी उसी डायरेक्शन में बच्चे को ले जाना चाहिए। ऑफ कोर्स आई नो कि हर फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलेगी, हर फील्ड में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बट दैट इज अनदर थिंग। मुझे लगता है कि जब सोसाइटी में अगर बच्चा वही चीज पढ़ रहा है जो जिसको लेके वो पैशनेट है, जिसको लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज वेयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स वुड हैपन। एक्स्ट्रॉर्डिनरी तभी होती हैं चीजें जब आप किसी चीज में इतने ज्यादा लीन हो जाते हो, आपको लगता है इट इज नॉट अ वर्क, इट इज लाइक अ प्ले, राइट? क्योंकि फिर वो आपके लिए काम ही नहीं लगता, आपको उसमें मजा आता है, आपको लगता है यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई एम मेड फॉर। तब वो बच्चा उसमें एक्सेल करता है, देन ही डज एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग। तो बच्चे के अंदर भी जरूरी है, और मुझे लगता है कि जो स्कूल है उनको भी ये सोचना चाहिए कि आ, हमें बच्चे को किस तरह से निखारना है, रादर देन देयर ओन इंटरेस्ट, कि ठीक है हमें बच्चे को इतने मार्क्स ले आने हैं, हमें इतना अपना रिजल्ट दिखाना है। दैट इज अनदर थिंग। लास्टली आई वुड से कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे कंट्री को लेके उसका जो पैटर्न है, उसका जो पाठ्यक्रम है, हमारी कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारी इकोनॉमी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारे लिए कितने डॉक्टर, इंजीनियर्स, इनोवेटर्स बनाने की जरूरत है, इस चीज को लेकर फोकस होना चाहिए, रादर देन कि हम अमेरिका की शिक्षा पद्धति को यहाँ पे लाके बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं कि नहीं तुमको बस इंग्लिश में अच्छा बनना है। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, 50 साल बाद हमारी सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अपने बच्चों को हमें तैयार करना चाहिए। अपनी जन्मभूमि से सबको प्यार होता है और आपकी जन्मभूमि आजमगढ़ है, तो आप आजमगढ़ के लिए फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? क्या आपके कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि आप आजमगढ़ के लिए कुछ करना चाहेंगे? डेफिनेटली प्लान तो मेरे पास बहुत है। मैं तो आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ में ऐसा कुछ टेक हब बन जाए जिसकी वजह से आजमगढ़ को जाना जाए। मुझे लगता है कि मेरा जो जिला है उसमें इतने बच्चे टैलेंटेड हैं, इतने अच्छे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे मैसेज करते हैं, भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, सर हम आपसे ये चीज पूछना चाहते हैं। और इतने स्मार्ट बच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि बस उनको कोई ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेट कर सके, कोई ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके। अब देखिए हमारे यहाँ स्कूल तो ऑलरेडी है, हमारे यहाँ सारी चीजें हैं, बट मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का वो पोर्टल नहीं है, टेक्नोलॉजी कहाँ पे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो कि टेक पार्क की तरह हो, जहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में लोग सोचते हों। नॉट ओनली दैट, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे जिले की, उस चीज से रिलेटेड हो। उसमें आप कह सकते हैं कि स्पेस, एरोस्पेस का जो रिसर्च है उसके बारे में बच्चों को बहुत अर्ली एज में बताया जाए कि आप एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बन सकते हो, आपके रोल मॉडल कल्पना चावला हैं। फिर मैं आर्ट्स और इसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ। मुझे लगता है कि सोसाइटी में हर चीज की जरूरत है, तो ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, एंड लेट्स होप कि ऐसा कुछ बनेगा। बिल्कुल ऐसे ज़रूर बनेगा। हम फ्यूचर में बहुत सारे डॉक्टर योगेश्वर जी देखेंगे आजमगढ़ से, को भी बहुत मज़ा आएगा और आपको भी शायद मज़ा आया होगा यहाँ पे बात करने में। आपके व्यूज़ और विचार हम लोग को बहुत अच्छी लगी। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, और
मुझे लग रहा है कि जो भी इसको सुन रहा है, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इन सब चीज़ों से आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो डेफ़िनेटली दैट इज़ ग्रेट। और आपको कोई भी सवाल ऐसे लगता हो कि आपको पूछना है, तो देन यू कैन ऑलवेज़ रीच मी आउट। थैंक यू। DAH Talks, where change begins with a story.